हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ एंड साइंस सिंप्लीफाइड। तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं लेसन न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। तो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन एक बहुत ही बढ़िया लेसन है, इम्पॉर्टेंट है। इससे ज़्यादा क्वेश्चन तो नहीं बनता है, लेकिन बाद में जो लेसन्स आएंगे उनके लिए ये बहुत ही फंडामेंटल है। मतलब ये बहुत ज़रूरी लेसन है, इसे आपको अच्छे से करना पड़ेगा और बहुत कंसेप्चुअल लेसन है। मतलब इसके जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं ना, उस पर बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं और इसके एप्लीकेशंस भी बहुत होते हैं आगे के लेसन्स में। वर्क, एनर्जी, पावर, रोटेशनल मोशन, फ्रिक्शन सब में फ्रिक्शन तो इसका ही पार्ट है, उन सब में इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। मतलब उसका ये कह सकते हो आप, पूरा बेस बिल्ड करेगा आपके लिए। और अगर ये चैप्टर आपका स्ट्रॉन्ग है तो वो तो स्ट्रॉन्ग होंगे ही। तो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में पहला जो टॉपिक है हमारे पास डिस्कस करने के लिए, वो है फोर्स का। तो फोर्स क्या है? फोर्स एक ऐसे टाइप का पुश या पुल होता है जिसके वजह से किसी भी बॉडी में या किसी भी पार्टिकल में चेंज आ जाए। मतलब एक तो डिफॉर्म हो जाएगा या उसका स्टेट ऑफ मोशन चेंज हो जाएगा। अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो मोशन में आ जाएगी, कोई बॉडी मोशन में है तो उसे रेस्ट में ला सकता है। उसकी एक्सेलरेशन बढ़ा सकते हैं, उसकी एक्सेलरेशन मतलब उसे डी एक्सेलरेट कर सकते हैं, उसकी वेलोसिटी बढ़ा सकते हैं। मतलब ऐसे आप कह सकते हो कि फोर्स यही होता है। फोर्स एक तरीके का ऐसा फिनोमिनन होता है जिससे किसी भी बॉडी में पुश या पुल उसको करे, तब उसका जो स्टेट ऑफ मोशन है वो चेंज हो जाता है। तो आप फोर्स की अगर डेफिनेशन लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो कि एनी काइंड ऑफ पुश और पुल is known as force which changes the state of motion of a body is known as force। तो ऐसे कह सकते हो आप कि एनी काइंड ऑफ पुश और पुल विच चेंजेस द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ अ बॉडी इज नोन एज फोर्स। जैसे अगर एग्जांपल ले तो समझो कि ऐसे कोई बॉडी है, ठीक है। ऐसे करके कोई बॉडी है, इनिशियली v वेलोसिटी से आगे ये बढ़ रही थी, इसकी वेलोसिटी v थी आगे की तरफ। इस पे हमने क्या किया, ये जब आगे आगे बढ़ने लगी तो कभी जब ये इधर आई तब हमने इस पे पीछे के उसके अपोजिट साइड में उसका मोशन इस तरफ हो रहा था v वेलोसिटी से, तभी भी था कांस्टेंट वेलोसिटी है, उसका इस तरफ मोशन हो रहा था। हमने क्या किया, कोई f फोर्स उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगा दिया। तो क्या होगा, इससे उसकी वेलोसिटी घटती जाएगी घटती जाएगी घटती जाएगी। और अगर ये मान लो कि चलते ही जा रहा है चलते ही जा रहा है, तो एक टाइम ऐसा आएगा जब ये क्या हो जाएगा, रेस्ट पे आ जाएगा। मतलब ऐसे ही चलते 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 इसकी वेलोसिटी कम होते जाएगी और एक टाइम ऐसा आ जाएगा जब v इक्वल टू 0 हो जाएगा। और अगर हमने मोशन को इधर ही स्टॉप कर दिया, अपनी ऑब्जर्वेशन इधर ही स्टॉप कर दी, तो ये इधर ही तक रहेगा। और अगर उसके बाद भी हम इस बॉडी को ऑब्जर्व करते रहें तो उसके बाद क्या होगा, ये इस डायरेक्शन में चलने लगेगी और इसकी जो वेलोसिटी है वो इस तरफ हो जाएगी। और इस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड तो हमें पता नहीं, कॉन्स्टेंटली अगर फोर्स कांस्टेंट से चल रहा है तो ये इसी तरफ ऐसे ऐसे जाती रहेगी और इसके अंदर एक एक्सेलरेशन भी आ जाएगा क्योंकि ये ऐसे चलते जा रही है चलते जा रही है। तो होप करता हूँ ये तो आपको समझ में आया होगा। यहाँ से या कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव की, यहाँ पे हमने एक फोर्स लगा दिया तो ये बॉडी क्या करने लगी, डी एक्सेलरेट करने लगी। डी एक्सेलरेट करने लगी तो आगे जाते 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 एक इंस्टेंट ऐसा आया जब इसकी वेलोसिटी 0 हो गई। उधर अगर हमने ऑब्जर्वेशन स्टॉप कर दी तो इधर ही रुक जाएगी बॉडी। बट अगर हमने वहाँ से भी ऑब्जर्वेशन कंटिन्यू रखी तब क्या होगा, यहाँ पे आगे आगे ये चलती जाएगी और इनफाइनाइट टाइम तक चलती जाएगी क्योंकि इस पे ये फोर्स F तो लगा ही है और ये जो वेलोसिटी है ये टाइम टू टाइम बढ़ती जाएगी। तो अब करता हूँ, ये आपको फोर्स का फंडा तो क्लियर हो गया होगा। तो फोर्स के ऊपर कुछ पॉइंट्स अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि बोल सकते हैं कि इट हैज़ अ टेंडेंसी टू चेंज द स्टेट ऑफ मोशन और रेस्ट ऑफ अ बॉडी
ऑफ अ बॉडी, और यू कैन डायरेक्टली राइट वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी। वेलोसिटी ज़ीरो है तो बढ़ा देता है अगर फोर्स वैसे लगा तो, और अगर वेलोसिटी ज़ीरो से ज़्यादा है तो यहाँ पे आपने देखा ही इस एग्जांपल में कि इसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा तो ये रुक गया, और अगर इस डायरेक्शन में फोर्स लगा देते तो ये और एक्सलरेट होते जाता, आगे आगे बढ़ता जाता। तो होप करता हूँ ये आपको समझा होगा। तो इट इज़ अ टेंडेंसी टू चेंज द वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल। फिर लिख सकते हो कि इट कैन ऑल्सो डिफॉर्म अ बॉडी। अगर फोर्स का मैग्नीट्यूड बहुत ज़्यादा है तो चीज़ों को डिफॉर्म भी कर सकता है। इट हैज़ नहीं, इट कैन डिफॉर्म अ बॉडी। किसी बॉडी को डिफॉर्म भी कर सकता है। जैसे देखा होगा, अगर आपने किसी का सर फुटते हुए देखा होगा तो उसके ऊपर बहुत फोर्स से कुछ चीज़ गिरती है, इसलिए वो डिफॉर्म हो जाता है। जैसे कोई स्पॉन्ज लिया, स्पॉन्ज तो बहुत ऐसा ऑब्जेक्ट होता है जिसे दबाने पे वो दब जाए, तो उसके ऊपर फोर्स लगाते हो तो डिफॉर्म होता है ना, लेकिन उसके अंदर क्योंकि पार्टिकल्स उसके ऐसे होते हैं तो वो वापस अपने शेप पकड़ लेता है। अब जैसे यही पेपर है, इसे मैं ऐसे क्रैम्बल करूँगा तो ये भी डिफॉर्म हो जाएगा। तो वही फोर्स के पास ये भी एबिलिटी होती है कि वो चीज़ों को डिफॉर्म भी कर सकता है, बट उसके लिए एक मैग्नीट्यूड पहुंचना पड़ता है। तो अगर कम फोर्स लगा है तो चीज़ें डिफॉर्म नहीं होती है, फोर्स ज़्यादा होता है तब चीज़ें डिफॉर्म होती है। तो फोर्स क्या होता है आप जानते ही हैं, फोर्स इज़ इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो ये सब हम बाद में थोड़ा अच्छे से डिस्कस करेंगे, अभी के लिए मैं बस ये फार्मूला स्टेट कर रहा हूँ, ये आपको ऑलरेडी पता है। तो इसके ऊपर और भी यही फार्मूले के ऊपर हम अच्छे से बात करेंगे, जब हम न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पढ़ रहे होंगे तब हम अच्छे से इसके ऊपर बात करेंगे, इससे बहुत चीज़ें भी डिराइव करेंगे। तो अभी के लिए हम क्या कह लेते हैं कि ये हमें पता चल गया, तो हम कह सकते हैं यूनिट जो होती है उसकी, यूनिट क्या होती है, मास की यूनिट क्या होगी, केजी। एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जिसको हम न्यूटन कहते हैं, इसकी एसआई यूनिट जो होती है न्यूटन होती है, जिसे एन से हम रिप्रेजेंट करते हैं। बार बार हम न्यूटन न्यूटन नहीं लिखते हैं, सीधा एन लिख देते हैं। तो ये क्या है, इसकी एसआई यूनिट है, और इसकी सीजीएस यूनिट होती है। एसआई और सीजीएस यूनिट में तो फ़र्क पता ही होगा यार। तो सीजीएस यूनिट इसकी जो होती है वो क्या होगी, सीजीएस में केजी ग्राम हो जाएगा, मीटर सेंटीमीटर हो जाएगा, और सेकंड तो सेकंड ही रहेगा। तो ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, और उसे हम कहते हैं डाइन। यस, डाइन कहते हैं। तो डाइन हम उसे कहते हैं। तो ये यूनिट्स हैं। और एक और चीज़ आप देख लीजिए, 1 न्यूटन जो होता है, 1 न्यूटन 10⁻⁴ कितना होगा, 5 डाइन के इक्वल होगा। 10⁻⁵ डाइन के इक्वल होता है। तो होप करता हूँ इतना तो आपको समझ में आया होगा फोर्स के ऊपर। अभी हमने बेसिक इंट्रोडक्शन किया है। डायमेंशन भी आप इसका लिख सकते हो, डायमेंशन होगा mL/t-2। एक केजी का आ गया यहाँ पे m, और यहाँ पे मीटर का l, और t सेकंड स्क्वायर का ऊपर लाया तो t-2 टाइम में। तो होप करता हूँ इतना तो आपको समझ में आ गया होगा फोर्स के बारे में, जो मैं बताना चाहता था। तो अब हम क्या करते हैं, फंडामेंटल फोर्सेस के ऊपर डिस्कस करते हैं। तो फोर्स मैंने बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है यहाँ पे, होप करता हूँ आपको समझ में तो आ गया होगा। अगर कुछ ना समझ में आया हो तो मेरे से बेझिझक कमेंट में पूछ लेना, मैं बता दूंगा। तो 4 फंडामेंटल फोर्सेस है हमारे नेचर में, उनसे ही सारी जो छोटे मोटे फोर्स होते हैं, टेंशन, ये सब आगे मैं बताऊंगा। जो भी फोर्सेस हम आगे डिस्कस करेंगे वो इन्हीं के पार्ट होते हैं, कोई ना कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का पार्ट हो जाएगा, कोई ग्रेविटेशनल फोर्स का पार्ट। तो हम पहले तो लिख लेते हैं कि वो 4 फंडामेंटल फोर्सेस कौन से हैं। तो पहला हम यहाँ पे लिख सकते हैं ग्रेविटेशनल फोर्सेस। सेकेंड वी कैन राइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस। थर्ड स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। इनके ऊपर हम छोटा मोटा डिस्कशन अभी करेंगे, फोर्सेस। एंड और फोर्थ इज
वीक न्यूक्लियर फोर्सेस। तो ये जो होते हैं फंडामेंटल फोर्सेस होते हैं नेचर में, और इन्हीं से जो है सारे फोर्सेस आगे के डिराइव होते हैं। ज़्यादातर जो हम अभी डिस्कस करेंगे वो तो ग्रेविटेशनल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस से ही होंगे। ये जो है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर और वीक न्यूक्लियर फोर्स, इनके ऊपर तो 11th-12th में ज़्यादा डिस्कशन होता ही नहीं है, और थोड़ा जो भी होगा वो भी 12th में होगा, तो आप तब देखेंगे। तो इसके बारे में तो हम अभी शायद ही डिस्कस करेंगे, थोड़ा मोड़ा मैं बता दूंगा क्या होता है, ज़रूरत नहीं है वैसे डिस्कस करने की। तो इसमें भी कैटेगरीज हैं। जो ये दो फोर्सेस हैं ना, ये होते हैं लॉन्ग रेंज फोर्सेस। लॉन्ग रेंज फोर्सेस से हम क्या मीन करना चाहते हैं? लॉन्ग रेंज फोर्सेस आप मतलब समझ ही गए रहेंगे कि ये बड़े से सेपरेशन में भी ये फोर्सेस एक्ट करते हैं। मतलब किन्हीं दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में कोई ज़्यादा भी सेपरेशन है तो उनके भी बीच में ये फोर्सेस लगते हैं। अब इससे आप कैसे समझ सकते हो? जैसे ग्रेविटेशनल फोर्सेस हैं, तो ग्रेविटेशनल फोर्सेस जैसे सन है और अर्थ है, उनके बीच में सेपरेशन आप देख ही सकते हो कितना बड़ा है, बहुत दूर दूर है ना एक दूसरे से, बट फिर भी ये सेपरेशन होने के बाद भी फोर्स इतना ज़्यादा है कि वो एक्ट करता है। तो इसलिए जो है ग्रेविटेशनल फोर्स भी जो है वो लॉन्ग रेंज फोर्स में आता है। फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे ही। तो यहाँ पे ये हो जाते हैं लॉन्ग रेंज फोर्सेस, और ये जो है इन्हें हम कहते हैं न्यूक्लियर फोर्सेस। न्यूक्लियर और शॉर्ट रेंज फोर्सेस कैन से। तो न्यूक्लियर फोर्सेस है ये दोनों। ये जो है न्यूक्लियस के अंदर ही लगते हैं, एक्ट होते हैं, मतलब इतने छोटे से डिस्टेंस पे ये दोनों एक्ट करते हैं, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और वीक न्यूक्लियर फोर्स। तो इन्हें शॉर्ट रेंज फोर्सेस भी कहा जाता है, और ये न्यूक्लियस के जितने डिस्टेंस पे लगते हैं, मतलब इतना सा न्यूक्लियस, मतलब यहाँ पे मैं ये कर रहा हूँ, बस डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा हूँ, इतना नहीं होता है, बहुत छोटा होता है, दिखता भी नहीं है। तो इतना छोटा सा न्यूक्लियस है, उनके अंदर जो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन्स ये सब होते हैं, उन सब के बीच में ये फोर्सेस लगते हैं। तो इसलिए इन्हें हम शॉर्ट रेंज फोर्सेस या न्यूक्लियर फोर्सेस कहते हैं। शॉर्ट से हमारा यहाँ पे मतलब है बहुत ज़्यादा शॉर्ट, हद से ही ज़्यादा शॉर्ट, क्योंकि इतने बहुत छोटे से डिस्टेंस पे ये लगते हैं, ज़्यादा सेपरेशन के बीच में नहीं लगते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी के एटम में मतलब यहाँ दिल्ली में कोई एटम है, उसका मुंबई में से ऐसे उसके ऊपर फोर्स लग रहा है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। तो आप कह सकते हो कि ये न्यूक्लियर फोर्सेस होते हैं या शॉर्ट रेंज फोर्सेस होते हैं। तो इसमें पहले अगर हम डिस्कस करें तो इसके इन दोनों के बारे में तो अभी हम कुछ डिस्कशन करेंगे नहीं, क्योंकि ज़रूरत नहीं है, ये कोई इम्पॉर्टेंट नहीं है अभी के लिए। अभी हम डिस्कस किसके बारे में कर सकते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इसके बारे में भी बहुत अच्छे से आप डिस्कस 12th में ही करोगे। इसके कुछ पार्ट्स हैं इस फोर्स के, मतलब इससे डिराइव्ड फोर्सेस होते हैं, नॉर्मल और टेंशन, तो उनके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। तो आज के लेक्चर में हम थोड़ा सा इनके ही ऊपर डिस्कस कर लेते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स के ऊपर डिस्कस करते हैं। तो ग्रेविटेशनल फोर्सेस, तो ग्रेविटेशनल फोर्स को आप क्या कह सकते हो? इट इज़ एन attractive force which act between two masses. यूनिवर्स में किन्हीं भी दो मासेस के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा लगता है। मेरे में और आपके बीच में भी ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा। हाँ, मैं सही बोल रहा हूँ, आपके और मेरे बीच में भी ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा, बट ये इतना नेग्लिजिबल होता है। ये जो है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में एक और चीज़ आप लिख सकते हो, इट इज़ द वीकेस्ट फंडामेंटल फोर्स इन नेचर। ये बहुत ज़्यादा वीक फोर्स होता है, वीकेस्ट फंडामेंटल फोर्स। ये जो है सबसे वीक फंडामेंटल फोर्स होता है। ये इतना वीक होता है कि अगर आप देखोगे तो अगर यहाँ पे एक पेन है और यहाँ पे बुक है, इनको ऐसे ऊपर रखा तो भी ये इससे ऐसे अट्रैक्ट नहीं हो रहा है, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स इनके बीच में लग रहा है, बट ये इतना वीक है कि इसे अट्रैक्ट ही नहीं कर पा रहा है, एक्सेलरेशन ही नहीं उतना प्रोड्यूस कर पा रहा है कि अपने स्टेट ऑफ मोशन से हटे इसके इनर्शिया को थोड़ा भी अपोज कर पाए। बट
ये सब चीज़ें हम आगे अच्छे से और डिस्कस करेंगे क्या होता है जब मैं ग्रेविटेशन का फॉर्मूला यहाँ पे डिराइव कर दूँ। तो डिराइव तो नहीं अभी मैं करूँगा, बाद में ग्रेविटेशन लेसन है हमारा, उसमें तो हम पूरा देखेंगे ही। और ग्रेविटेशन आपने पहले भी ऑलरेडी पढ़ रखा है, तो ये तो आपको पता ही होगा कि ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू होती है Gm1m2/r², वेर m1 m2 आर मासेस। अब कैपिटल M और M भी होता है कहीं कहीं पे, तो बहुत सारे डिफरेंसेस हो सकते हैं। तो यहाँ पे R जो है आप जानते हैं क्या है, सेपरेशन बिटवीन M1 एंड M2, सेपरेशन M1 और M2 में, बिटवीन M1 एंड M2। R2 लिख दिया, R² है। Gm1m2/r², M2 कोई मास है M2 और M1, और G जो है इसे हम कहते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। G हमारा यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है। M1 और M2 कोई दो मास हैं, जैसे अगर ये मान लो M1 है, ये मान लो M2 है, तो इनके बीच में हमेशा ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है F, और उसके बाय न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन वी कैन से कि इसका जो ये यहाँ पे अगर F फोर्स लगेगा तो उसके रिएक्शन में भी उसके तरफ ये भी F फोर्स लगाएगा। तो ये जो F फोर्स होता है इसका मैग्नीट्यूड होता है अगर इनके बीच में सेपरेशन आ रहे हैं, तो इससे ये फॉर्मूला डिराइव होता है। तो ये इतना तो आपको ऑलरेडी पता है, मैं यहाँ पे बस यहाँ पे रिकैप करवा रहा हूँ, और बहुत ही उतने अच्छे से नहीं करवा रहा हूँ। अगर किसी ने नहीं पढ़ा है तो यार पढ़ा ही होगा वैसे तो, क्या मैं अभी बोल रहा हूँ। तो जी की वैल्यू जो होती है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है, ये यूनिवर्सल है, मतलब पूरे यूनिवर्स में सेम होता है। जैसे आपको स्मॉल जी पता होगा, स्मॉल जी क्या होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। उसकी वैल्यू जो है हर जगह कांस्टेंट नहीं होती है, वो तो अर्थ में भी डेप्थ के हिसाब से हर जगह चेंज होता है, उसकी वैल्यू कांस्टेंट नहीं है। लेकिन ये जो जी है ये कांस्टेंट है, इसलिए इसकी वैल्यू तो कांस्टेंट ही होती है पूरे यूनिवर्स में, और ये एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड है इसकी वैल्यू। तो इसकी वैल्यू जो होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर होती है। अब ये न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर कहाँ से आया, यहीं पे आप अगर इन सबको ऊपर नीचे करोगे तो यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कैसे। ये F है, इसका यूनिट न्यूटन, R² यहाँ पे आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा, तो इसका क्या हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर, और ये kg दोनों का होगा तो kg इंटू kg स्क्वायर, तो देयरफॉर न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। तो इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। और इसे ही आप 6.67 की वैल्यू को आप क्या कर सकते हो, रेशियो में 20/3 इंटू 10⁻⁻11, और यही आप कह सकते हो। और भी कोई आपके पास होगा तो वो भी आप लिख लेना, और क्या। तो यहाँ पे मेरे पास इतनी वैल्यूज़ हैं इसकी, ये तो मैंने ऐसे ही बस यहाँ पे स्ट्रेट करने के लिए लिख दिया है, यूज़ यही होती है मोस्टली। और अभी तो हमें इसका कोई यूज़ भी नहीं होगा, बस मैंने यहाँ पे फोर्सेस हम डिस्कस कर रहे थे, इसलिए मैंने सोचा कि इसके ऊपर भी हल्के से डिस्कशन हो जाए, तो इसके लिए मैंने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। तो होप करता हूँ आपको ये तो समझ में आ गया होगा। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट भी क्या होता है वो भी आपको पता है ही ऑलरेडी। यहाँ पे ये लेक्चर में मैंने बस रिकैप दिया है, और फोर्सेस के बारे में हमने डिस्कस किया, फंडामेंटल फोर्सेस के बारे में, जो कि भी आप जानते ही थे पहले से। बस हमने इस लेक्चर में आप कह सकते हो कि रिकैप किया है, और थोड़ा सा अपना आगे के लिए हाइप क्रिएट किया है, जो न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में हम आगे डिस्कस करने वाले हैं या पढ़ने वाले हैं। तो होप करता हूँ आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो अगले लेक्चर में मैं कुछ और चीज़ें डिस्कस करूँगा, मेरे पास बहुत कुछ है डिस्कस करने के लिए। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस हम डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस में भी हम क्या डिस्कस करेंगे, नॉर्मल फोर्स और नॉर्मल रिएक्शन यू कैन से, और टेंशन के बारे में हम मोस्टली डिस्कस करेंगे। तो होप करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, और कल मिलेंगे, बाय।